यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। इतिहास का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका पेपर कोड है आपका 321 NP। तो बच्चों, इतिहास का जो पूर्णांक होता है आपको पता होगा, 100 अंकों का पूर्णांक होता है। और पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट में आपको पेपर अच्छा से एनालिसिस करना है, यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। बच्चों, अगर आप पूरा पेपर यहाँ पे मैं जो आपको करवा रहा हूँ, ये पूरे पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप ज़रूर 95 प्लस मार्क्स ज़रूर स्कोर कर पाएंगे इतिहास में। तो बच्चों, पूरा का पूरा मॉडल पेपर मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो आप अंत तक देखना और अपने दोस्तों और साथियों को फिर शेयर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ सामान्य निर्देश देख लेते हैं बच्चों। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड खा में बच्चों 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। खंड गा में बात करें तो 6 लघुत्तरीय प्रश्न है और खंड घा में बात करें तो 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। खंड अंगा में आपको 10 ऐतिहासिक तिथियां मिलेंगी और 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार कुछ आपका पेपर का फॉर्मेट है बच्चों। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक जो हैं उनके सामने अंकित किया गया है और उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम खंड का देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। प्रश्न संख्या पहला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में, 1922 में, 1924 में, 1925 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न संख्या तीसरा है, काला विधेयक किसे कहा जाता है? काला विधेयक किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को, एल्बर्ट बिल को, शिक्षा बिल को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काला विधेयक किसको कहा जाता था? रॉलेट एक्ट को काला विधेयक के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी और नेहरू, शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? शौकत अली और मोहम्मद अली। फिर आ जाइए, आपका प्रश्न संख्या पांचवा है बच्चों, सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन कब हुआ? सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन कब हुआ? 10वीं सदी में, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में, 11वीं सदी में। तो सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन हुआ था 12वीं सदी में। किसके द्वारा? मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया। फिर बच्चों, छठा प्रश्न आता है, 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य कितनी रियासतों में बट गया? तो बहमनी राज्य 5 रियासतों में बटा था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार में। अगला प्रश्न है बच्चों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। आठवां प्रश्न है बच्चों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1961 में लड़ा गया। घा वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था, सॉरी कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा बच्चों, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, सारे यहाँ पे रिपीटेड प्रश्न लिए गए हैं। वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ था। अब बच्चों, हम खंड खा की तरफ आएंगे। खंड खा में आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। गा वाला प्रश्न है बच्चों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। मेगास्थनीज कौन था? इसके बारे में बताना है। तो मेगास्थनीज बच्चों यूनान का एक राजदूत था जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपने भारत यात्रा विवरण में इंडिका नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। 13वां प्रश्न बच्चों, वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखी हैं। तो वैदिक काल में राजतंत्र आत्मक प्रणाली प्रचलित थे, इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। और दूसरा है, राजवंशानुगत होता था किंतु जनता उसे हटा सकते थे। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन्म विशेष का राजा होता था। फिर बच्चों, आपका आ गया 14वां प्रश्न, हर्षचरित्र का लेखक कौन था? तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। चलिए अगला देखते हैं 15वां प्रश्न, हम्पी की खोज किसने की थी? तो हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कलीन मैकेंजी ने की थी। फिर बच्चों, हम यहाँ पे खंड गा वाला देखेंगे बच्चों।
लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना होता है। जिसमें सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है 16वां नंबर, क्या है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो भारत का संविधान बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू करने का मुख्य कारण यह था कि 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन था क्योंकि 1929 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी दिन को महत्व देने के लिए संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना और ब्रिटिश शासन ने पूर्ण रूप से से स्वतंत्र हुआ। ठीक है, फिर आ जाइए अगला प्रश्न बच्चों 17वां नंबर का पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको याद करिएगा। हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता का धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित था। हड़प्पा वासी मातृ देवी यानी मातृ शक्ति की पूजा करते थे, जिससे प्रजनन और उर्वरता की अवधारणा जुड़ी थी। पशुपति शिव जैसी एक पुरुष देवता की मोहरें मिली हैं जो शिव के प्रारंभिक रूप का संकेत देती हैं। लोग वृक्ष, पशु, विशेष रूप से बल और हाथी, नाग, जल एवं अग्नि की पूजा करते थे। अनेक मोहरों पर योग मुद्रा में बैठे देवता और पवित्र प्रतीकों के चिन्ह भी मिले हैं। मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले, जिससे संकेत मिलता है कि पूजा व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से होती थी। हड़प्पा धर्म बाद की हिंदू परंपराओं को प्रभावित कर सकता है। फिर आ जाइए 18वां प्रश्न है, अल बिरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं। अल बिरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अल बिरूनी 1973 से 1948 ईस्वी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान, इतिहासकार, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और यात्री थे। इनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बिरूनी था। पूरा नाम क्या था इनका, अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद अल बिरूनी था। इन्होंने गजनी के सुल्तान महमूद के साथ भारत यात्रा की और भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, विज्ञान और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक-ए-हिंद भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। वे संस्कृत भाषा से परिचित थे और उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। अल बिरूनी तुलनात्मक अध्ययन के जनक माने जाते हैं और उन्होंने भारत तथा इस्लामी दुनिया के ज्ञान का आदान प्रदान किया। फिर आपका बच्चों अगला प्रश्न आता है 19वां वाला, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में रिपीट होगा। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सूफी मत इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है जो प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता पर आधारित है। इसके प्रमुख सिद्धांतों में ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम, मानवता की सेवा, धार्मिक सहिष्णुता और आत्मशुद्धि शामिल है। सूफी संत बाहरी कांडों के बजाय आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव को अधिक महत्व देते थे। वे गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास रखते थे और ध्यान, संगीत तथा नृत्य के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते थे। सूफी संतों ने धार्मिक एकता और समाज में भाईचारे को बढ़ावा दिया। प्रमुख सूफी सिलसिले चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी और नक्शबंदी हैं। फिर बच्चों अगला प्रश्न आपका आता है 20 नंबर वाला, नमक सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून के विरोध में शुरू किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजागृति का प्रतीक बना और पूरे देश में सत्याग्रह शुरू हुए। हजारों लोगों ने गिरफ्तारी दी, लेकिन आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। अंततः 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक मोड़ था। ये इसका उत्तर हो गया। फिर बच्चों आपका आता है 21 नंबर वाला प्लस प्रश्न, अकबरनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर के जीवन और शासन पर आधारित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था।
यह 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड मुगल वंश और अकबर के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करता है। दूसरा खंड उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं और नीतियों पर केंद्रित है। तीसरा खंड आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें अकबर की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और प्रभावशाली शासन प्रणाली को दर्शाता है। मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। फिर आ जाइए बच्चों, आपका खंड घ आता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। 22वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। मौर्यकालीन प्रशासन प्राचीन भारत का सर्वाधिक सुदृढ़, संगठित एवं केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और विशेष रूप से सम्राट अशोक के समय प्रशासन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। इस व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के विवरणों से मिलता है। मौर्य शासन का स्वरूप केंद्रीकृत राजतंत्र पर आधारित था। सम्राट राज्य की सर्वोच्च सत्ता होता था, किंतु वह मंत्री परिषद की सहायता से शासन करता था। मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता और निष्ठा के आधार पर की जाती थी। प्रशासन को सुव्यवस्थित रखने के लिए अनेक विभागों का गठन किया गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया, जिन्हें भक्ति या प्रांत कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख कुमार या आर्यपुत्र होता था। प्रांतों के अंतर्गत विषय, जनपद और ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जहां ग्रामिक और ग्राम सभा कार्य करती थी। मौर्य काल में राजस्व व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। भूमि कर प्रमुख आय का स्रोत था, जो सामान्यतया उपज का 1/4 या 1/6 भाग होता था। इसके अतिरिक्त व्यापार कर, सीमा शुल्क और जुर्माने भी लिए जाते थे। न्याय व्यवस्था सुदृढ़ थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। दंड व्यवस्था कठोर था, जिससे अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत प्रभावी थी, जो प्रशासन की रीढ़ मानी जाती थी। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन अनुशासन, नियंत्रण और लोक कल्याण पर आधारित एक आदर्श शासन प्रणाली था। फिर अथवा में आपका आया बच्चों, भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपको तैयार करना है। फिर आ जाइए 23वां प्रश्न है बच्चों, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए, या फिर आपको कृष्णदेव राय पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे जो उत्तर लिखा हुआ है, कृष्णदेव राय वाला अटेंड किया गया है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। ये पूरा यहाँ पे उत्तर लिख रखा है, पूरा इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर 24वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की विस्तृत व्याख्या यहाँ पे कर रखी है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक और व्यापक जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तत्काल भारत छोड़ने के लिए बाध्य करना था। गांधी जी ने इस अवसर पर करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया, जिससे जनता में अभूतपूर्व उत्साह भर दिया। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि पर द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिप्स मिशन की असफलता तथा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां थीं। भारत को बिना भारतीयों की सहमति के युद्ध में झोंक दिया गया, जिससे असंतोष बढ़ा। कांग्रेस ने महसूस किया कि अब निर्णायक संघर्ष का समय आ गया। ये पूरा यहाँ पे लिख रखा है, पूरा इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे, जिस प्रकार मैंने लिख रखा है। फिर खंड अंगा जो है ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई। 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या और शुंग वंश की स्थापना। फिर 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। फिर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। फिर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बढ़ा। 1905 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन, जिससे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। फिर 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हुआ, नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 1947 ईस्वी में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। फिर 1956 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया।
तो ये पूरा आपका पूरा पैटर्न हो गया। फिर आपका जो 26वां प्रश्न आता है वो मानचित्र पर आधारित होता है। इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न का उत्तर लिख के मानचित्र में दर्शाना होता है। उत्तर का 1 नंबर, दर्शाने का 1 नंबर, इस प्रकार 2 नंबर मिलता है एक प्रश्न पर। वह स्थान जहाँ 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ था, तो कूका विद्रोह का स्थान है अलवर। फिर आ जाइए वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये है इसका उत्तर अमृतसर। फिर है वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो उसका उत्तर है आपका इलाहाबाद। फिर है वह स्थान जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, तो ये उत्तर है इसका प्रयागराज। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राजधानी कहाँ स्थित थी, तो मगध की राजधानी राजगृह में स्थित थी। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया।